गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे सिंधु जल संधि की। सिंधु जल संधि IWT के मुद्दे पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में अगले हफ्ते कार्रवाई होगी। पाकिस्तान ने बुधवार को कहा कि सिंधु जल संधि के तहत तटस्थ विशेषज्ञ कार्रवाई का अगला चरण वियना में 17 से 21 नवंबर तक होगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनका प्रतिनिधि इसमें शामिल होगा। दूसरी ओर भारत ने इसमें शामिल नहीं होने की बात कही है। पाकिस्तान इस संधि को बहाल करने के लिए बेताब है। ऐसे में लगातार इस मुद्दे को कई मंचों से उठा रहा है। भारत ने इस साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का ऐलान किया था। इसके बाद पाकिस्तान इसे मध्यस्थता न्यायालय में ले गया था। इससे पहले भारत ने जून और अगस्त में मध्यस्थता न्यायालय के दोनों फैसलों को खारिज कर दिया था। अब 17 से 21 नवंबर तक वियना में तटस्थ विशेषज्ञ कार्रवाई होगी। 6 दशक पहले हुई थी संधि। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ सिंधु जल समझौता दोनों देशों के बीच नदियों का बंटवारा करता है। 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि दोनों पड़ोसी देशों के बीच 6 प्रमुख नदियों का नियंत्रण बांटती है। भारत की पूरी नदियां रावी, ब्यास और सतलज पर नियंत्रण मिला है। वहीं पाकिस्तानी पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब पर अधिकार रखता है। सिंधु जल समझौते को लेकर तनाव तब बढ़ गया जब अप्रैल में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने इस संधि को स्थगित करने का ऐलान किया। इसे पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा है। पाकिस्तान ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मध्यस्थता न्यायालय में इस मुद्दे को उठाया है। पाकिस्तान ने कहा कि संधि को निलंबित करने का कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। एक्सपर्ट का कहना है कि सिंधु जल संधि को पुनर्जीवित करने की अपील करते हुए पाकिस्तान ने लगातार कई पत्र लिखे हैं जो उसकी हताशा को दर्शाते हैं। दूसरी ओर भारत की नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार सिंधु संधि पर कोई वार्ता फिर से शुरू करने से पहले पाकिस्तान से विश्वसनीय आतंकवाद विरोधी गारंटी मांग रही है। यह हम बात करें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने दिसंबर में भारत की राजकीय यात्रा करेंगे। रूस कांग्रेस ने बताया कि पुतिन 5 दिसंबर को नई दिल्ली आएंगे और इसी सप्ताह आयोजित होने वाले रूस भारत फोरम के पूर्ण सत्र में भाग लेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन रूस कांग्रेस कर रही है। इससे पहले क्रेमलिन ने भी कहा था कि पुतिन दिसंबर में भारत की यात्रा करेंगे। अब उनकी यात्रा की तारीख सामने आ गई है। पुतिन के दिल्ली दौरे के दौरान खासतौर से रक्षा सहयोग पर बात होने की उम्मीद है। इसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और Su-57 लड़ाकू विमानों की खरीद पर चर्चा हो सकती है। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए पुतिन का दौरा दिसंबर 2021 के बाद उनकी पहली भारत यात्रा है। यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध के बाद उपमहाद्वीप की भी उनकी पहली यात्रा होगी। ऐसे में इस यात्रा को भारत रूस संबंधों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पुतिन ऐसे समय दिल्ली आ रहे हैं जब भारत और अमेरिका के रिश्ते में तनातनी है। अमेरिका की ओर से भारत पर रूसी तेल खरीद रोकने का दबाव है। ऐसे में वाशिंगटन की नज़र भी उनके दौरे पर रहेगी। व्लादिमीर पुतिन ने बीते महीने अक्टूबर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की थी। दोनों नेताओं ने इस दौरान रूस और भारत के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की ओर खड़ा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। रूस भारत के पुराने संबंधों के अलावा पुतिन और मोदी एक दूसरे से निजी तौर पर भी अच्छे रिश्ते होने की बात कहते रहे हैं। मोदी और पुतिन की आखिरी मुलाकात बीजिंग में हुई थी। पुतिन जब दिल्ली में भारतीय अधिकारियों के साथ बैठेंगे तो भारत और रूस के बीच 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई 57 पर डील फाइनल हो सकती है। भारतीय एयरफोर्स को इस समय आधुनिक लड़ाकू विमानों की जरूरत है। भारत के लिए सुखोई 57 लड़ाकू विमान को मुफीद माना जा रहा है। HAL के पास इस विमान के निर्माण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा है। साथ ही रूस सुखोई 57 की तकनीक का सोर्स कोड भारत के साथ साझा करने को तैयार है। इससे भारत इस विमान को तरजीह दे सकता है। लड़ाकू विमानों के अलावा भारतीय वायुसेना रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की भी तैयारी में है। रूस के इस सिस्टम ने पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष में अपना महत्व दिखाया था। भारत 5 स्क्वाड्रन में से 3 पहले ही ले चुका है। व्लादिमीर पुतिन के दौरे के दौरान और बैटरी की खरीद पर बात फाइनल हो सकती है। ये बात करें हम पाकिस्तान की। भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश में जुटा पाकिस्तान मंगलवार को खुद आतंकी घटना का शिकार हो गया। देश की राजधानी इस्लामाबाद में एक आतंकवादी हमले में 12 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि बम धमाका इतना तेज था कि G11 क्षेत्र के आसपास इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। बताया गया कि धमाके वाली जगह यहाँ मौजूद एक कोर्ट के बिल्कुल करीब है। इस घटना पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शोक जताया है। उन्होंने घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यह घटना सबक वेकअप कॉल है। उन्होंने इस धमाके की जिम्मेदारी इशारों में अफगानिस्तान पर डालते हुए कहा कि इस माहौल में काबुल के शासकों के साथ सफलतापूर्वक समझौतों की उम्मीद बेकार है। इस घटना के जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए उनमें G11 क्षेत्र से धुएं का गुबार उठते देखा जा सकता है। इसके अलावा सुरक्षा बैरियर के पास आग भी देखी गई है। आइए हम बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक की एक शाखा को अज्ञात शरारती तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। ये घटना उस समय हुई जब राजधानी ढाका में बैंक मुख्यालय के बाहर हाल ही में बम विस्फोट हुआ था, जिससे पूरे देश में सुरक्षा अलर्ट जारी है। अधिकारियों के मुताबिक घटना ब्राह्मण बड़िया जिले के
विजयनगर उपजिला की चंदूरा शाखा में रात करीब 2 बजे हुई। शाखा प्रबंधक कलीमुद्दीन ने बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने बाहर से पेट्रोल डालकर इमारत में आग लगा दी। गार्ड ने आग देखी और तुरंत अधिकारी को सूचना दी। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ढाका प्रशासन ने शहर में 24 घंटे की सुरक्षा निगरानी के आदेश दिए हैं, खासकर उस समय जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ चल रहे मुकदमे में संभावित फैसले की तारीख करीब है। हसीना की आवामी लीग पार्टी ने 13 नवंबर को ढाका लॉकडाउन का आह्वान किया है। इस बीच सोमवार को राजधानी में कई जगहों पर देसी बम विस्फोट हुए थे, जिनमें ग्रामीण बैंक मुख्यालय और यूनिस के करीबी सहयोगी की व्यावसायिक इमारत के बाद धमाके शामिल थे। ज्ञात हो कि मोहम्मद यूनुस ने 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। उन्होंने सूक्ष्म ऋण योजना के जरिए गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने में अहम योगदान दिया है, जिसके लिए उन्हें 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला था। वर्तमान में यूनुस देश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.